ईरान को लेके काफी ज्यादा थेरीज चल रही है, जो सीज फायर अनाउंस हुआ है उसको लेके कि ईरान शायद यूरेनियम जो है वो नहीं छोड़ेगा और देने पे वो अपनी मंजूरी नहीं देगा, और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके भी काफी चीजें चल रही है। आप क्योंकि नेगोशिएट कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं आप हमें कि कहां तक पहुंचा है नेगोशिएशन? मेरा मानना है कि इसके दो पहलू हैं। देखिए, इसे आपको अलग अलग करके देखना होगा। पहला मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो जो कर रहे हैं वह अवैध, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक और अस्वीकार्य है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को यह कहना चाहिए, और दुनिया के अधिकांश देश ये कह भी रहे हैं। भारत कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, हर कोई यही कह रहा है। यहां तक कि चीन ने भी पिछले हफ्ते जब हम वहां थे तब हमसे यही कहा था कि ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर कब्जा कर ले, उन जहाजों को उड़ा दे जो उन्हें टोल देने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, इसे सामान्य नहीं माना जा सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत और पूरी तरह से खोला जाना चाहिए। तो यह इसका पहला चरण है। दूसरा यह है कि ईरान को 3 विषयों पर गंभीरता से बातचीत शुरू करनी होगी। परमाणु हथियार न रखने का उनका वादा, उनकी संवर्धन क्षमताओं पर दीर्घकालिक प्रतिबंध, और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का क्या किया जाए। 60% संवर्धित यूरेनियम रखने का कोई कारण नहीं है जब तक कि आप इसे 90% संवर्धित यूरेनियम में परिवर्तित करके हथियार बनाना न चाहें। इन विषयों पर अभी विचार करना होगा। ये अत्यधिक तकनीकी मुद्दे हैं, इन पर काम करने में समय लगेगा, और जाहिर है ईरान को इससे लाभ होगा। जाहिर है ये बातचीत कठिन होने वाली है, लेकिन दुनिया के लिए सबसे जरूरी और तत्काल कदम यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाए। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसमें वो टोल वसूलें और वाणिज्यिक जहाजों को उड़ाने की धमकी दें। यह जारी नहीं रह सकता। इस सीज फायर को लेके अमेरिका में भी थोड़ा सा एक क्रिटिसिज्म हुआ है, मिला है। जहां तक कि जो लिंडसे ग्रैहम है, सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रस्टेड एडवाइजर माने जाते हैं, उन्होंने भी इस सीज फायर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे लिंडसे ग्रैहम को इस सीज फायर को लेकर? देखिए, आखिरकार युद्ध विराम का असली मुद्दा यह है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोलें और ईरान को उनकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं से निपटने के लिए एक गंभीर बातचीत में कैसे शामिल करें। माना जाता है कि उनकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं। राष्ट्रपति ने इसे एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा बना दिया है। उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे, और राष्ट्रपति के पास आज उन्हें परमाणु हथियार रखने से रोकने के लिए जो भी विकल्प उपलब्ध हैं वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी उपलब्ध रहेंगे। जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, हमारी प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि हम अन्य देशों के साथ अपने मतभेदों को कूटनीतिक रूप से सुलझाएं, बातचीत के माध्यम से। कुछ देशों के साथ बातचीत करना दूसरों की तुलना में आसान होता है। अगर वास्तव में इस मामले में कूटनीति विफल हो जाती है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका या खाड़ी में हमारे सहयोगियों की गलती नहीं होगी। क्योंकि आपने चाइना की बात की, कैसे देखते हैं आप अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप को? आप अभी अभी चाइना जाकर आए हैं, क्या बता सकते हैं आप हमें? दरअसल बात यह है कि अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और हमारे पास शक्तिशाली सेनाएं भी हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, और चीन शायद इतिहास में सबसे तेजी से और सबसे बड़े सैन्य निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा है। इसीलिए सवाल यह है कि हमारे देशों के बीच संबंध होने चाहिए, हमें बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए, संवाद होना चाहिए और जुड़ाव होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट था। यात्रा से पहले और यात्रा के बाद भी दोनों देशों के बीच असहमति के कुछ मजबूत मुद्दे होंगे, और उन्हें संभालना होगा, क्योंकि अगर उन्हें नहीं संभाला गया और वे और अधिक टकराव में बदल गए तो यह न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए यह दौरा इस मायने में अहम था कि हमारे देशों को एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कुछ ऐसे विशिष्ट मुद्दे हैं जिन पर हम सहमत नहीं होंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा जो शायद उन्हें पसंद न हो, जैसे कि महत्वपूर्ण खनिजों और सप्लाई चेन के लिए उन पर हमारी जरूरत से ज्यादा निर्भरता। लेकिन चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 2 देशों के लिए संवाद करना और एक दूसरे से संवाद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जहां तक हो सके ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट, जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय है, उसकी ओसैक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, उसमें इजाफा हुआ है। वहां पे ऐसा कहा गया कि 35%, 35% तक इजाफा हुआ है। आपने काउंटर टेररिज्म को एक सेंट्रल थीम बनाया है इस मीटिंग में, समिट में। क्या कुछ ऐसा अमेरिका कर सकता है या करना चाहिए अमेरिका को, ताकि ये जो टेररिज्म पाकिस्तान से एमिनेट होता है, निकलता है,
उस पे जो है लगाम लगा सके? Well, we want to deal with terrorism no matter where it's emanating from. I mean, देखिए, there are armed groups हम that आतंकवाद से निपटना चाहते हैं, चाहे वह कहीं से भी हो रहा हो। मेरा मतलब है, अगर सशस्त्र समूह लोगों को मारना चाहते हैं, आतंकवादी गतिविधियां करते हैं और वे दुनिया के किसी भी देश की सीमा के भीतर काम कर रहे हैं, तो हमें इसका समाधान करना होगा। हमें अपने क्षेत्र में भी इसका समाधान करना पड़ा है। मेक्सिको में अभी बहुत खतरनाक गिरोह सक्रिय हैं और हम मेक्सिको सरकार के साथ मिलकर इसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलकर इन बेहद खतरनाक समूहों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे, जो न सिर्फ देश के लिए खतरा है, बल्कि आने वाले समय में क्षेत्रीय लोगों और संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के लिए भी खतरा है। तो आप जानते हैं, जहां कहीं भी आतंकवाद हमारे राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, हम उसका समाधान करना चाहते हैं और आदर्श रूप से यदि वे किसी देश के भीतर स्थित हैं, तो उस देश की सीमाओं के भीतर उस देश के सहयोग से उसका समाधान करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जब भी कोई देखता है तो माना जाता है कि बड़ी प्रभावशाली उनकी पर्सनैलिटी है, काफी डायनेमिक लीडर है। ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है उनकी इस पर्सनैलिटी का जो लोग यूजुअली मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं? You know, I think it's interesting. The president's preference is to be someone. मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है। राष्ट्रपति की प्राथमिकता हमेशा किसी के मित्र बनना, दोस्ताना व्यवहार करना है। राष्ट्रपति की प्राथमिकता हमेशा मतभेदों के बावजूद लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है। व्यापार में उनकी सफलता का लंबा इतिहास रहा है, न केवल निर्माण कार्यों में बल्कि आतिथ्य सत्कार पर आधारित संचालन में भी। वे अविश्वसनीय रूप से मेहमान नवाज हैं। वह एक बहुत ही विनम्र मेजबान हैं और उनकी प्राथमिकता हमेशा लोगों के साथ मिलजुल कर रहना रही है। राष्ट्रपति का रवैया बिल्कुल अलग है। उनका रवैया यह है कि यदि लोग आपसे बात करने को तैयार हैं, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सहमत होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी समझौते पर पहुंचेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मामलों को सुलझा लेंगे, लेकिन उनसे बातचीत करने से क्या बुरा या बुरा हो सकता है। और मुझे लगता है कि अमेरिकी राजनीति का अनुसरण करने वाले बहुत से लोगों के लिए ये एक समस्या रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि किसी देश के साथ बातचीत और संपर्क में आना किसी तरह की रियायत है। अब ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने किम जोंग उन से मुलाकात की, और आप जानते हैं, वह पिछले 4 वर्षों से पद पर नहीं थे, इसीलिए उनके पहले कार्यकाल में जो गति हासिल हुई थी उसका बहुत कुछ खो गया। लेकिन वह किसी से भी बात करने को तैयार है और किसी के भी साथ तालमेल बिठाने को तैयार है। ईरान के मामले में भी राष्ट्रपति 1985 में ईरान और ईरान से उत्पन्न खतरों के बारे में बात कर रहे थे, जब वह एक रियल एस्टेट डेवलपर थे, और जो वह 1985 में कह रहे थे वही वह अब कह रहे हैं। इसीलिए इस मामले में जबरदस्त निरंतरता है। वह एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने कहे पर कायम रहते हैं, और अगर वह कहते हैं कि मैं कुछ करने जा रहा हूं तो मैं उन्हें गंभीरता से लूंगा। सेक्रेटरी, आप जो है काफी फिट हैं, और अंग्रेजी में जैसे हम अमेरिका में बात करते हैं, कहते हैं कि इफ यू रन यू रिमेन फिट, और पॉलिटिकली भी कहा जाता है कि व्हेन यू रन फॉर एन ऑफिस। क्या 2028 में हम देख सकते हैं कि आप या तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हों, रन फॉर द ऑफिस, और वुड यू बी रनिंग फॉर एनीथिंग इन 2028? 2028 में आप चुनाव की बात कर रहे हैं? मैं इसका जवाब अभी नहीं दे सकता। नहीं, मैं राष्ट्रपति ट्रंप का विदेश मंत्री बनकर खुश हूं। ये एक शानदार नौकरी है। हमसे बात करने के लिए और आज तक पे हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.